वेलकम टू स्टडी हब स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है चाइल्ड साइकोलॉजी का इंटेलिजेंसी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सीटेट पीटेट एग्जाम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस जो टेस्ट टॉपिक है, इसमें हम सबसे पहले दो चीज़ें करेंगे। हम एक एमए जिसको मेंटल एज कहेंगे और एक सीए क्रोनोलॉजिकल एज। दोनों में फ़र्क क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले ये, क्योंकि जब जो टॉपिक चले क्वेश्चन जी एमए सीए पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ड है। पहले बताता हूँ मैं क्रोनोलॉजिकल एज क्या है स्टूडेंट्स। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है 1994 को और 2004 में, उसकी एज मतलब 10 साल होगी, 10 ईयर होगी, राइट। और ये जो एक्चुअल एज होती है इसी को हम क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल एज स्टूडेंट कहते हैं। और मेंटल एज क्या है स्टूडेंट्स? सपोज करो एक बच्चा है, वो 1994 को पैदा हुआ और 2004 में मान लो उसके 10 साल का हो गया स्टूडेंट्स, 10 ईयर का हो गया। बट जो बच्चा है वो 10 ईयर में, अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं 5th क्लास में है, राइट, पर उसका जो माइंड है वो 7th क्लास के स्टूडेंट्स के इक्वल है। मतलब पढ़ता वो 5th क्लास में है पर 7th क्लास के सारे सम निकाल सकता है। इट मींस उसकी एज जो है, जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो तो 5 साल है, पर उसकी जो मेंटल एज है वो 2 साल बड़ी है। मतलब उसकी कितनी होगी? 12 ईयर, राइट। इट मींस जो एक्चुअल एज है उसको हम सीए कहते हैं, जो मेंटल लेवल की एज है उसको हम एमए कहते हैं, मेंटल एज कहते हैं स्टूडेंट्स। और मेंटल एज में क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इसका जो कंसेप्ट है, जो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? उसका आंसर अल्फ्रेड बिनेट ने, जो कहाँ के रहने वाले? फ्रांस। और 1908 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था मेंटल एज के बारे में। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? एक्चुअल एज, अभी मैंने बताया। जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो बच्चे की एज निकलेगी वो क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज। फिर आता है आगे मेंटल टेस्ट। अगर आए कि फर्स्ट मेंटल टेस्ट के बारे में किसने बताया था, उसका आंसर है कैटल। और कब? 1890 में। नेक्स्ट, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पर खुली थी? किसने खोली थी? किसने खोली थी? वुंट, WUNDT, वुंट ने खोली थी। कब? 1879 पे। और किस जगह पे? लिपिंग। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार तो पूछ लेते हैं। पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसने स्टार्ट की थी, कहाँ पर की थी, या कब की थी? ये क्वेश्चन तीनों कवर हो जाते हैं इसमें। फिर आते हैं दो टेस्ट जो हमारा मेंटल लेवल बता सकते हैं, WITC और WAIC। ये दोनों क्या है? WITC का मतलब होता है वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रन। वो वेस क्या होता है? वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर इसके बारे में पूछ लेता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं। WITC और WAIC में ये पूछ सकता है स्टूडेंट कि चिल्ड्रन के लिए कौन सा टेस्ट है, तो आप याद रखना वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रन। एडल्ट के लिए कौन सा है? तो वेस है। इसमें क्या है, कैसे टेस्ट किया जाता है, इट विल नॉट मैटर, जो आपके एग्जाम में भी कम आने के चांसेस है। आगे आता है मेंटल क्वेश्चन। देखो हमने ज्यादा डिटेल में पढ़ना आईक्यू के बारे में, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन भी आ रहे हैं। पर मेंटल क्वेश्चन अगर पूछे तो क्या है वो? अगर हम मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज की रेशो ऐसे मतलब डिवाइड कर दें उसको, या उसको एक रेशो की फॉर्म में लिखें, तो उसको क्या बोलेंगे? मेंटल क्वेश्चन। अब सिंपल सा याद रखना, मेंटल क्वेश्चन मतलब मेंटल एज अपॉन सीए। बात करें नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक जहां से स्टार्ट होता है मेन, वो है स्टूडेंट आज का टॉपिक आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन।
अगर आए क्वेश्चन कि आईक्यू टर्म किसने दी थी, ये आईक्यू के बारे में पहले सबसे किसने बताया था, वो है विलियम स्टर्न ने, और इसका फॉर्मूला किसने दिया था, वो है लेवी स्टरमन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कई बच्चे जल्दी में काफी ज्यादा मतलब इस क्वेश्चन को गलत कराते पेपर में। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपको टर्म पूछे कि आईक्यू के बारे में बताया किसने था, तो स्टर्न है, विलियम स्टर्न है। पर उसका जो फॉर्मूला जो नीचे दिया गया, जो फॉर्मूला जैसे आईक्यू कैलकुलेट करते हैं, वो किसका काम है, तो वो टर्मन ने बताया था। लेविस टर्मन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये कहाँ का था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। इसने रिवाइज किया था विनेट साइमन स्केल 1960। ध्यान से सुनना, लेविस टर्मन ने, जिसने ये आईक्यू का फॉर्मूला बनाया था, वो कहाँ का था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का। इसी आदमी ने बिनेट साइमन स्केल को रिवाइज किया था। एक पेपर में ये भी आ सकता है क्यू आईक्यू का, ध्यान से सुनना, आईक्यू का जो नया नाम है उसका नाम है रिवाइज्ड स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल, ये भी पेपर में आ सकता है। स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर देता हूँ, आईक्यू के स्केल को दूसरा नाम है रिवाइज्ड स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल, और इसका फॉर्मूला है मेंटल एज, मैं लिख देता हूँ साइड में, MA, अगर हम मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल मल्टीप्लाई 100 कर दें तो वो आएगा आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। कैलकुलेट कैसे करना है वो हम नेक्स्ट सारा हम स्टडी करेंगे। बच्चे क्वेश्चन करते हैं हम आईक्यू का। पहला क्वेश्चन है, इफ द CA, मैंने अभी बताया था CA कौन सी एज होती है स्टूडेंट, जो एक्चुअल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको एक्चुअल एज कहते हैं स्टूडेंट की, वो अगर 10 साल है, पर उसकी मेंटल एज मतलब किसके इक्वल है, वो 12 साल के बच्चे में। ये क्वेश्चन आया काफी पेपर में। अगर CA 10 साल है, मेंटल एज 12 है, तो उसका आईक्यू कैसे होगा। तो लेट्स वी स्टार्ट विद द फॉर्मूला। आईक्यू होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, वो हम इज इक्वल टू, देखो मेंटल एज कितनी है स्टूडेंट, 12 साल है, ऊपर 12 लिखना है, नीचे उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 10 साल मल्टीप्लाई 100, क्योंकि फॉर्मूले में 100। देखो आपने ऊपर MA लिखना है, नीचे CA, तो 12/10 मल्टीप्लाई 0 से 0 कटी, 12 10 जा 120, उस बच्चे का आईक्यू क्या होगा, that is 120। very simple student, let's start with the next क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है अगेन। रमेश और अंकित का आईक्यू 120 है, सेम आईक्यू है दोनों का। रमेश इज 2 year younger than अंकित। इफ अंकित इज 12 year old, then what is the mental age of रमेश। ध्यान से सुनना, एक बात बोल दी उन्होंने, रमेश अंकित दोनों का आईक्यू सेम है 120। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आईक्यू कितना है, 120। एक तो ये चीज होगी। फिर है रमेश 2 साल छोटा है अंकित, ठीक है, मतलब रमेश की 2 साल छोटी है अंकित से। अंकित इज 12 year old, एक बात बोल रहा है, अंकित कितने साल का, 12 साल, और साथ में बोल रहा है रमेश 2 साल छोटा है। इट मींस आर रमेश की एज कितनी होगी, 10। ऑब्वियस है, अगर अंकित 12 साल का है, रमेश 2 साल छोटा हो गया, तो क्या हो गया, 10 साल का। इट मींस हमें रमेश की क्या फाइंड करनी है बच्चे, वो मेंटल एज फाइंड करनी है। हम बात करते हैं रमेश के बारे में, लिख लेता हूँ रमेश के बारे में, रमेश के बारे में, अभी अंकित के बारे में कुछ नहीं करना। रमेश का आईक्यू क्या होगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। मेंटल एज कितनी आई, सॉरी आईक्यू कितना, 120, इधर लिख देना। मेंटल एज कितनी है स्टूडेंट, मेंटल एज है वो हमें फाइंड करनी है रमेश की, तो मेंटल एज MA रहने देनी है। CA कितनी आई, क्रोनोलॉजिकल एज रमेश की कितनी थी, 10 साल, ये देखो 10 मल्टीप्लाई 100, कैलकुलेट करो, 0 से 0 कटी।
अभी हमने क्या करना है, जो 10 बचा उसको उधर डिवाइड कर दो 120 के नीचे, राइट। 10 उधर चले जाएगा, 0 0, तो मेंटल एज कितनी आ गई, 12 साल। नेक्स्ट स्टूडेंट, खुद करना आप क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको करके और उसको कमेंट वगैरह में इसका आंसर शेयर करना प्लीज। और बच्चे एक क्वेश्चन ये आ रहा है आपको काफी बार, ये आपको क्रैम करना होगा चार्ट, जीनियस या गिफ्टेड बच्चा किसको बोलते हैं। अगर बच्चे का IQ 140 से ज्यादा आ गया ना, 140 एंड अबव, अगर 140 भी आ गया या उससे ज्यादा, तो वो बच्चा गिफ्टेड होगा, जीनियस होगा। अगर IQ है 130 से लेके 139 के बीच कोई भी, वेरी सुपीरियर, 120 से 129 सुपीरियर आएगा, अबव एवरेज 110 से 119, एवरेज बच्चा कौन सा है, जो 90 से लेके 109 के बीच IQ स्कोर करे, बिलो एवरेज 80 से 89 के बीच। डल और बॉर्डर लाइन, जिसको हम कहते हैं डल, 70 से लेके 79, फीबल माइंडेड, मोरोन, पेपर में कई बार ये टर्म आ रही है, मोरोन, इम्बेसाइल, ठीक है, फीबल माइंडेड, ये याद रखना, ये ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। मोरोन, इनको बोलते हैं मंदबुद्धि बच्चे, ये 50 से लेके 69 तक IQ स्कोर करते हैं। इम्बेसाइल क्या होता है, मूर्ख, 25 से 49, और जिसको हम कहते हैं इडियट, बेवकूफ, 0 से लेके 24। पेपर में कई बार ना ऐसे पूछ, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कई बार पूछेंगे वो कि अगर कोई बच्चा मोरोन है उसका IQ कितना होगा, तो ऑप्शन होगी जैसे मान लो 40, बी ऑप्शन होगी 55, सी 25। तो आपको पता है कि मरोन अगर आपको याद होगा 50 से 69 के बीच है, तो आंसर क्या होगा, बी। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे, तो इनको आपने याद करना, जो चीज याद करने वाली है याद करो, जो समझने वाली समझ। फिर आता है स्टूडेंट कि सिंगल फैक्टर और यूनिफैक्टर थ्योरी। इंटेलिजेंसी में काफी ज्यादा थ्योरीज हैं, बाकी वीडियोस में मैं शेयर कर रहा हूँ, पर अगर मैं अभी दो ही करवाऊंगा, सिंगल फैक्टर, यूनिफैक्टर, ठीक है जी। पहले है सिंगल फैक्टर, जिसको यूनिफैक्टर भी कहते हैं, पेपर में आ सकता है कि यूनिफैक्टर थ्योरी किसकी है, तो आंसर आएगा अल्फ्रेड बिनेट की, ये याद कर लेना क्वेश्चन। एंड बिनेट डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट इन फ्रांस इन 1904। मैंने पहले भी बता दिया, सबसे पहला इंटेलिजेंसी टेस्ट भी बिनेट ने दिया था। और मेंटल एज का कंसेप्ट भी बिनेट का है। अकॉर्डिंग टू यूनिफैक्टर थ्योरी वी ऑल हैव द कॉमन सेंस और जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। बिनेट क्या कहना चाह रहा है कि हमारा जो माइंड है, माइंड में सभी में एक जनरल चीज होती है जिसके कारण हम डेली के काम कर रहे हैं, जैसे खाना खाना, राइट, ड्राइव करना, लिखना, कुछ भी जो जनरल, जिसके लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं है, काफी काम है जो डेली लाइफ में ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है, रूटीनल काम। तो उसने वही बोला कि जो जनरल फैक्टर है, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, उसी को हम सिंगल फैक्टर थ्योरी में काउंट करते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हर बंदे में एक कॉमन फैक्टर है जिसके साथ वो डेली एक्टिविटी कर रहा है, डेली के वर्क कर रहा है, तो उस थ्योरी का नाम है सिंगल फैक्टर थ्योरी। उसी से वो डेली की प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। दूसरी है, अगली थ्योरी वो है टू फैक्टर थ्योरी। अगर पूछा जाए किसकी है, इंपॉर्टेंट, चार्ल्स स्पेयरमैन की। किसने और कब दी थी, 1904 में। स्पेयरमैन क्या कह रहा है, और सॉरी, और इसने स्पेयरमैन में इस थ्योरी में एक फैक्टर, एक कंसेप्ट यूज किया, तो उसका नाम है फैक्टर एनालिसिस। पेपर में आ सकता है कि टू फैक्टर थ्योरी, जहाँ ऐसे आ सकता है फैक्टर एनालिसिस किस थ्योरी का पार्ट है, तो आंसर है फैक्टर, सॉरी, टू फैक्टर थ्योरी, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो फैक्टर कौन कौन से है, इंपॉर्टेंट है। दो फैक्टर है, एक होता है जनरल फैक्टर और होता है एस फैक्टर। जनरल मतलब वो फैक्टर, वो कॉमन सेंस जिसमें आदमी डेली एक्टिविटी कर रहा है, और एस मींस सम स्पेसिफिक फैक्टर। एस का मतलब स्पेसिफिक, मतलब
सपोज करो कोई सिंगर है, तो उसके अंदर फैक्टर क्या है, क्वालिटी उसकी आवाज अच्छी है, राइट, तो उसका क्या है, फैक्टर होगा एस। तो जनरल फैक्टर सभी में पाया जाता है, स्पेसिफिक होता तो सभी में है पर डिफरेंट होता है। कोई सिंगर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, राइट, कोई मैथमेटिशियन है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, ये सारे एस पे डिपेंड करते हैं। और जी फैक्टर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिवर्सल इनवॉर्नेबिलिटी। ये कहता है कि ये बचपन से ही बंदे के माइंड में डेवलप हो जाता है। दूसरा, ये कांस्टेंट रहता है पूरी उम्र, और पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। दीज आर थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जी फैक्टर। एस फैक्टर में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इट इज एप्लीकेबल इन सम स्पेसिफिक फील्ड, मैंने पहले भी बताया। कोई सिंगर है, कोई आर्टिस्ट है, उनका अपनी ही कोई पर्टिकुलर फील्ड होगी। और इट इज चेंजेबल इन नेचर, ये भी है। चेंजेबल मीन्स कि कोई आर्टिस्ट है, अगर थोड़ी सी वो अपनी हार्डवर्क करे तो किसी और फील्ड में अपना स्पेसिफिक फैक्टर चेंज कर सकता है। मतलब आर्टिस्ट क्या हो सकता है, पेंटर, आर्टिस्ट टीचर बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम एनवायरमेंट, राइट। मान लो किसी इलाके में ज्यादा सिंगर है, तो इस उस इलाके में पॉसिबिलिटी क्या होगी कि बच्चे जो सिंगिंग में काफी इंटरेस्ट रखेंगे, तो एनवायरमेंट फैक्टर करेगा। एंड पर्सन में हैव हाईएस्ट फैक्टर बिकॉज ऑफ हिज कैपेबिलिटी, और उस बंदे के में अगर कैपेबिलिटी ज्यादा है तो एस फैक्टर भी हाई होता जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही इंटेलिजेंस का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।